We have Dr. Sandeep Jassal with us. डॉक्टर संदीप जसल अपनी जो इनकी एक काउंटेनेंस या एक आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी, बड़ी इनकी काम और बड़ी स्वीट पर्सनैलिटी है और बहुत हिंदी का एक शब्द है सौम्य, तो वो है। तो मुझे इनकी ये पर्सनैलिटी तो हम सबको बहुत इम्प्रेस करती है। इसके अलावा ये ही इज वेरी हाईली एजुकेटेड अकम्पलिश्ड, ही इज अ डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन और फर्स्ट जो बैच था डायबिटीज एडुकेटर्स का, ये उसके फर्स्ट ग्रेजुएट भी हैं। और इसके बाद इसके अलावा ये वेट लॉस के एक्सपर्ट हैं, कोच हैं। हेयर इनकी जो हेयर मिनरल एनालिसिस और न्यूट्रीजेनोमिक्स की जो स्टडीज हैं, ये उससे बहुत लोगों को फायदा पहुंचा चुके हैं। इनकी वेबसाइट है लिव लाइफ मोर, इनके ब्लॉग होता है और ब्लॉग में बहुत 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 अच्छी टिप्स देते हैं हम लोगों को कि अपने लाइफ को हम नेचुरल तरीके से और किस ढंग से अपनी डाइट के साथ कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी जिंदगी को और अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा, जिसमें कि फिजिकल इमोशनल सारी हेल्थ आती है, मेंटल हेल्थ भी आती है। सो वी आर वेरी लकी। इसके अलावा ये बहुत अच्छा गाते हैं, इज अ वेरी 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 गुड सिंगर। तो गाने की बात फिर कभी करेंगे। वी आर लकी टू हैव हिम हियर टू टेक अ सेशन ऑन डायबिटीज। और क्योंकि हमें पता है कि डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है और हम साउथ एशियंस को तो बहुत ही प्यारी है, क्योंकि हम हटते नहीं है, बाज नहीं आते। अपनी जो हमारी लाइफस्टाइल है, डाइट के अलावा वैसे भी जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी। तो आज मैं डॉक्टर संदीप जस्सल को वेलकम करती हूँ और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें एडुकेट करें। थैंक यू। Namaskar everybody and thanks a lot for the invitation, Meeta ji, Anu ji and everybody at Moksha, Canada. And it is a passion which I am guided by, a passion of spreading the health awareness in our South Asian community. And this is what I have been doing in the last 27 years. And I just moved here some 2 years back and was lucky enough to get into my own profession and my own passion, that was health education. So, uh, with whatever expertise or experience or whatever I bring with me as a skill set, I hope कि हमारी पॉपुलेशन जो यहाँ पर है वो उसका अच्छे से फायदा उठा पाए, क्योंकि हम जो साउथ एशियंस हैं, हमारी एक जेनेटिक सेटअप है जो हमें सबको जोड़ती है। तो जेनेटिक सेटअप जो है वो हमारे शरीर की बनावट है, हमारे जीन्स का स्ट्रक्चर है, जो हमें कुछ बीमारियों के लिए हमें हमें ज्यादा रिस्क पे डालती है। और उन बीमारियों में से सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो एनसीडी, एनसीडी स्टैंड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आज जो हम कोविड के कारण घरों में बैठे रहे हैं पिछला 1.5 साल से, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। वो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि किसी और से, एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो उस कारण हमने हमने अपने आप को घरों में बंद किया कि हम बाहर ना जाएं और लेकर के ना आए इन्फेक्शन। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जिन्हें हम एनसीडीज बोलते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो मेरी बहुत अच्छा काम रहा है एनसीडीज के ऊपर, बिकॉज माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर आई स्टार्टेड माय करियर इन हेल्थ केयर in 1993, I graduated out of Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery. But I did not limit myself to a bachelor's degree. I post-graduated in preventive and promotive healthcare, which means कि हम सेहतमंद रहें कैसे और हेल्थ को प्रमोट कैसे करें। जब हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं तो बीमारियों से अपने आप ही हम अपना बचाव कर सकते हैं।
ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और प्रोमोटिव हेल्थ केयर, ये हैंड इन हैंड चलते हैं, एक दूसरे के साथ में हाथ डाल के चलते हैं। तो जब हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे, बीमारी अपने आप प्रिवेंट होगी। जब हम बीमारी को प्रिवेंट करेंगे तो हेल्थ प्रमोट होगी। तो ये जो साइंस थी, उसका भी ये फर्स्ट बैच था इंडिया में, जब मैंने उस बैच को ज्वाइन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन को। And then I was working for a short while at Apollo Hospitals, Hyderabad. I was working in lifestyle unit of Apollo Hospitals. Then I came back to my city, Chandigarh, the city beautiful, where I became a part of uh, first heart institute outside PGI. PGI is a very big institution in India, medical education के लिए, research के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाहर पहला जो हार्ट का हॉस्पिटल बना, वो था मेडिवेल हार्ट इंस्टीट्यूट, एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई वाज टेकन एज अ टीम मेंबर एंड आई स्टार्टेड माय डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ओवर देयर, जहाँ पे बहुत पैशनेटली, बहुत शिद्दत और श्रद्धा के साथ हमने हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे डायबिटोलॉजिस्ट, इन सब के साथ मिलकर के हमने अपने डिपार्टमेंट को रन किया, जो कि लाइफस्टाइल यूनिट था। तो लाइफस्टाइल यूनिट के जरिए हम लाइफस्टाइल चेंज करना सिखाते थे लोगों को, और हम रिपोर्ट्स को लिटरली चेंज कर देते थे। रिपोर्ट्स, जो ब्लड की रिपोर्ट्स आती हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज के इतनी ब्लॉकेज आ गई है हार्ट में, हम लिटरली 3 महीने 6 महीने में हम उसको बिल्कुल उलट कर देते थे, और हमारे जो कलीग्स डॉक्टर्स वो हैरान होते थे कि इतनी पावर है। और आज उसका समय आ गया है जबकि लोगों को ये 20 साल 25 साल में समझ आ गया है कि अगर एक एंजियोप्लास्टी करा ली और अगर एक गोली डायबिटीज की खा ली, तो वो डायबिटीज को ठीक नहीं करती। वो सिर्फ लगी हुई आग को उस समय के लिए बुझाती है, और कुछ घंटों के लिए बुझाती है, या फिर अगर सर्जरी करा ली तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए बुझाती है दिल की बीमारी को, लेकिन वो क्योर तो नहीं करती। क्योर तो आपके पास है। और एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो वही बीमारियां हैं जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं अपने रहन सहन खान पान के साथ, जो 1.5 साल में हमने बाहर जाने से अपने आप को रोका, ताकि हम कोरोना वायरस को अपने घर लेके ना आए, उसको इनवाइट ना करके आए कि भाई मेरे घर आओ, विजिट माय होम, विजिट माय बॉडी। बट बैठे बैठे घर में हमने इन बीमारियों को इनविटेशन देना नहीं छोड़ा, नहीं रोका। वो बीमारियां हैं डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। और उनमें से डायबिटीज प्रमुख इसलिए है क्योंकि साउथ एशियन पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड्स लीडिंग नंबर 1 पॉपुलेशन which will have a higher risk of heart disease of diabetes। और इसी के बारे में आज हम बात करें, और उसमें बहुत हद तक हमारा रहन सहन, हमारा खान पान अपना रोल प्ले करता है। मैं देख रहा था कि मुझे इस अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने के कोई राइट्स कहीं से मिलने चाहिए। आप को होस्ट हैं। मैं अभी कोशिश करता हूँ जी। जी। तो आपको मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है अभी? यस यस, हाँ जी। तो इसमें अगर हम बात करें, सो बेस्ट प्रिवेंशन और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करने वाले हैं। क्या हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए डायबिटीज के खिलाफ? डायबिटीज हमें अफेक्ट ना करे, हमें हमारे जीवन को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली अफेक्ट ना करे। क्वालिटेटिवली यानी कि जब भी किसी को डायबिटीज होती है तो वो डायबिटीज में के कारण उसमें मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर चेंजेस आते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है मैक्रो और माइक्रो? मैक्रो मतलब कि बड़ी नसें खून की, और माइक्रो वो जो कि छोटी माइक्रो लेवल पे छोटी नसें। अब मैक्रोवास्कुलर कौन सी चेंजेस आती है? वो हमारे दिल की जो नसें हैं, जो हमारे दिल के मसल्स को सप्लाई करती हैं, जिनकी सप्लाई न्यूट्रिशन जो उसको हर क्षण मिलती है और उसको चाहिए, और उसका मसल निरंतर हमारे लिए काम करता है। 1 मिनट में 60 से लेकर 90 बार हमारा दिल हमारे लिए धड़कता है, और
60 से लेकर 90 बार जब वो धड़कता है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इकट्ठा होता है। जब वो इकट्ठा होता है तो पिचकता है, अपने अंदर से खून को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, ताकि वो सारे शरीर का दौरा करके आए। और जब वो फैलता है तो अपने अंदर खून को भरता है। तो ये गतिविधि बड़ी सीक्वेंशियली, बड़े सिनर्जिस्टिकली, जो दिल के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऊपर के चैम्बर, जैसे आपके घर में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। तो ये सारा सिक्वेंशियली उसमें से हार्ट में से पंपिंग चलती है, सर्कुलेशन चलती है, और वो पूरे शरीर में दौरा करके आने के लिए हमारे ब्लड को पुश कर देती है। लेकिन ये सारी चीज जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो चल रही है, इसमें उस हार्ट को अपनी भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि मसल काम करता रहे। और वो काम करता रहा है हमारे पैदा होने से पहले, माँ के पेट से, और वो काम करता रहेगा आखिरी क्षण तक, जब तक हम आखिरी सांस लेंगे। तो वो तो हमारे लिए काम करता है निरंतर, बिना कुछ हमसे कहे हुए। हम अपने दिल के लिए क्या करते हैं? 24 घंटे में कभी अपने दिल के लिए सोचते भी हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है और हम उसके लिए क्या करें? सो मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस आती हैं डायबिटीज में। ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिसर्च ने माना है कि जब भी किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है, डिटेक्ट होते सार ही उसको डबल रिस्क मान लीजिए कि उसको हार्ट डिजीज का होगा। यानी कि आने वाले समय में उसको हार्ट का पेशेंट मान के चलिए। ये डॉक्टर्स को अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हिदायतों में लिखा है कि भाई, उसको बीमारी नहीं है, आपने चेक भी कर लिया, उसका ट्रेडमिल टेस्ट सही है, उसकी ईसीजी सही है, उसका ब्लड प्रेशर सही है, लेकिन अगर पहले दिन ही उसको डायबिटीज जब डिटेक्ट हुई है, तो उसको उतने ही ध्यान से उसके ऊपर काम कीजिए, उतने प्यार से उसको समझाइए कि उसको समझ में आ जाए कि दिल की बीमारी से बचना कैसे है। और अगर हो गई है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर नहीं हुई तो प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी यानी कि बहुत ही बेसिक प्रिवेंशन करनी शुरू कर दी। सो डायबिटीज में मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस आती हैं ब्रेन की वेसल्स में। हमारे लिम्स, हमारे जो हाथ और पाँव हैं, जिनसे ब्लड हमारे हाथ और पाँव के मसल्स को सप्लाई हो रहा है, और हमारे दिल के ब्लड वेसल्स। वैसे ही माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस आती हैं हमारे आंखों के पीछे जो पर्दा है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, जिसके ऊपर इमेज बनती है सामने की। किडनी में, किडनी निरंतर 24 घंटे हमारी ब्लड को फिल्टर कर रही है, तो उस दौरान, और फिर अलग अलग अंगों में हमारी नर्व्स के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। सो अगर किसी को डायबिटीज, फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, अगर फैमिली में आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, किसी को भी डायबिटीज रही है, तो आपको उसका अंदेशा ज्यादा है, होना ही है। होने के लिए, रोकने के लिए, होने से रोकने के लिए आपको बहुत सारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि वो आपको ना छुए, डायबिटीज आप में ना हो। सो मैक्रो और माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस की बात हो गई। एंड ऑर्गन डैमेज की बात होगी। एंड ऑर्गन डैमेज यानी कि डायबिटीज से इंसान कभी खत्म नहीं होता। डायबिटीज करती है नुकसान किसी ना किसी ऑर्गन को, एंड ऑर्गन डैमेज इसे बोलते हैं। डायबिटीज करती है या तो नुकसान दिल का, तो आप देखेंगे डायबिटीज के पेशेंट्स बोलते हैं क्या हुआ जी, डायबिटीज थी, 15 साल पुरानी थी, 10 साल पुरानी थी, 25 साल पुरानी थी, नहीं, लेकिन इन भाई साहब को हुआ क्या, क्यों गए इस दुनिया से? जी वो सडन कार्डियक डेथ हुई जी, हार्ट अटैक आया जी, किडनी फेल हो गई थी, किडनी इम्पेयरमेंट थी, तो किडनी फेल हो गई उस वजह से। इसका मतलब ये है कि वो बीमारी जो कि हुई डायबिटीज के कारण थी, वो जल्दी हो गई और जल्दी नुकसान कर गई। सो हमें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज क्या लगानी है?
जैसा कि मैंने कहा, जिसको नहीं है उसको प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है, जिसको हो गई है उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी है, ताकि ये आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी है। उनमें होती है फूड चॉइसेस, उसमें होती हैं कुछ एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के टिप्स। क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ कनाडा में नेचुरल मेडिसिन है, इंडिया में मैंने आयुर्वेद पढ़ा था, और फिर बाद में मैंने इंटेग्रेटिव मेडिसिन में प्रैक्टिस करी, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन की भी का भी समन्वय समावेश किया अपनी प्रैक्टिस में, along with एज ओल्ड एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज आयुर्वेदा, जिसमें कितनी सारी जड़ी बूटियों का वर्णन है, जिसमें कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि साबित कर दी गई हैं कि वो फायदा करती हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में हमारे पास क्या है? इंसुलिन है, हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जिन्हें हम दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन करते क्या है, हम खाना खा करके शुगर को बढ़ाते हैं, शुगर शूट अप करती है हमारे ब्लड में, और फिर हम दवाई डालते हैं उसको दबाने के लिए। रोज आग लगाते हैं और रोज फायर एक्सटिंग्विशर के साथ में उस आग को बुझाते हैं। लेकिन अगर हम डाइट में ही कुछ ऐसी चेंजेस करें, डाइट में ही कुछ ऐसी चेंजेस लाएं जिससे कि वो बढ़े ही ना उतनी, जितनी वो बढ़ती है, तो हमें उतनी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने इतनी बढ़ाई नहीं तो उसको दबाने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो हमारा ड्रग लोड कम हो। ड्रग लोड यानी कि दवाइयों का बोझ हमारे शरीर पर। आप जानते हैं कि दवाइयां अच्छा असर भी करती हैं और साथ साथ में साइड इफेक्ट भी करती हैं, कुछ ना कुछ तो करती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ड्रग लोड कम करना है। ड्रग लोड कम करने के लिए हमें क्या करना है? अपने डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। चलिए आपको पहली जो स्लाइड है हमारी वो बताएं। जितने प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हम यूज करते हैं, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो बनी होती हैं मैदे से, व्हाइट फ्लावर। अभी मीता जी बात कर रही थी, उसी दौरान उनके बर्थडे के केक की बात हुई, तो केक में क्या इस्तेमाल होता है? मैदा। और फिर अगर हम बात करें वर्चुअल केक की, उसमें तो मैदा इस्तेमाल ही नहीं होता। हमने आनंद भी ले लिया मुंह में, आनंद ले लिया दिमाग में। जिंदगी में कितनी बार केक खाया है? हम ये अनुभूति, एक अनुभव कर लें कि हमारे मुंह में केक है, लेकिन वो मैदा तो गया नहीं ना अंदर। वर्चुअल केक की बात हो रही थी, बहुत अच्छा आइडिया मुझे भी लगा। तो मेरी स्लाइड में यही है कि व्हाइट शुगर जो कि केक में इस्तेमाल होती है, व्हाइट फ्लावर, व्हीट फ्लावर, यानी कि अल्ट्रा रिफाइंड, बारीक, जिसमें से सारी न्यूट्रिशन को रिप ऑफ कर दिया गया है और मैदा बच गया है। व्हाइट राइस से बनी हुई चीजें, ये सारी चीजें जिनमें से ब्रैन यानी कि छिलका, जिनमें से फाइबर निकाल दिया जाता है और बच जाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, जो कि बहुत जल्दी हम हमारे शरीर में जब जाएगा, बहुत जल्दी हमें शुगर बढ़ा देगा। तो इन चीजों से हमें बचना है। और हेल्दी विटामिन और मिनरल्स भी उसमें से रिप ऑफ हो जाते हैं, उस खाने में से निकल जाते हैं, जब फाइबर को निकाल के उसको अल्ट्रा रिफाइन कर दिया जाता है, अल्ट्रा रिफाइन करके पीस दिया जाता है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर आप ये मेरी जो स्लाइड है इस पे ध्यान दें, इस पे मैं हमेशा रिसर्च के बेस पे बात करता हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर आई कैन क्लेम एनीथिंग टू एनीबडी। मेरे प्रोग्राम्स में जो हम देते हैं along with my better half डाइटिशियन पल्लवी विजयसल, जो हमारे जितने भी लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, उनको मालूम है कि ठोस सबूत के बेस पर ही हम कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहे कि आप फला काम कर लो, आप धूप में 4 घंटे खड़े हो जाओ एक पाँव पर, तो आपका जीवन 10 साल के लिए लंबा हो जाएगा। अरे भाई, एक ही पाँव पे खड़े हो गए तो आपके उस जॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगी, आपके पोस्चर में चेंजेस आ जाएंगी, और आपको कमर में दर्द हो जाएगी, और एक तरफ नस दबनी शुरू हो जाएगी तो साइटिका शुरू हो जाएगी। अब उम्र कितनी लंबी हुई है तो मुझे मालूम नहीं है, एक पाँव पे खड़े हो गए। तो उस सबूत के बेस पर ये एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ
dietary carbohydrates, glycemic index, glycemic load, and incidence of type 2 diabetes mellitus in middle-aged Chinese women. चाइना भी वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज की। हमें पता होना चाहिए कि चाइना और इंडियन पॉपुलेशन वर्ल्ड कैपिटल है। सबसे ज्यादा डायबिटीज की तादाद हमारी दो पॉपुलेशंस में पाई जाती है। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को रोकना है। अगर हम वो रोक लेते हैं तो ये जो 4 फूड चॉइसेस हैं हमारे डायबिटीज को कम करने के लिए, डायबिटीज को रिस्क को कम करने के लिए, उनमें से एक ये हो जाती है। सो 21% तक हम अपनी डायबिटीज के रिस्क को कम कर सकते हैं अगर हम अपने व्हाइट फ्लावर, अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर को परहेज करें। चलिए आगे चलते हैं। शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स जो हैं बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट है। हर समय हम ड्रिंक की ही बात करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कुछ भी आया, कोई घर में आया तो भाई चाय बना लो, कॉफी पी लो, या फिर जूस ले लो, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक ले लो जिसे हम कोक, फैंटा के नाम से जानते हैं। कोई भी पार्टी हुई तो उसमें अल्कोहलिक ड्रिंक हो गई। तो इसका मतलब यह है कि खाने में हमने मैदा, चावल, चीनी को रोका, लेकिन शुगर पड़ती है आमतौर पे सब ड्रिंक्स में। मैं कहता हूँ इस ग्लोब, इस धरती पर जिस पर हमने जन्म लिया, जिस पर सबने सबने अपना अपना टाइम बोलते हैं कि लिखवा के आए हैं, लेकिन उस टाइम को किस तरीके से जीना है, कितना अच्छे से जीना है, कितना लंबा जीना है, वो डिपेंड करता है हमारी फूड चॉइसेस पर, खान पान पर। और पीने की सबसे हेल्दी ड्रिंक है ये जो मेरे सामने पड़ी है, जिसको आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर। वाटर, hydration. The body is made of 70% water, but this is one thing which we should have, which should be our favorite drink. जहां भी जाएं, जो भी पूछे तो उनको बोलिए पानी में बिना चीनी डाले कौन सी भी ड्रिंक बनती है वो बना दीजिए। चाहे वो ग्रीन टी हो, बन जाएगी। आप गर्म पानी लीजिए, उसमें ग्रीन टी का पाउच डालिए, हेल्दी ड्रिंक बन जाएगी। क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें होता है EGCG। EGCG स्टैंड्स फॉर एपी गैलेक्टोकैटाजिन गैलेट। एक केमिकल होता है, फाइटोकेमिकल, जो कि हमारी हमारे सेल्स को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, हमारे फैट को ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करता है, कैंसर से हमारा बचाव करता है। या फिर उन्हें बोलिए आप प्लेन पानी दे दीजिए, या फिर बोलिए कि अगर ग्रीन टी नहीं है तो हम ब्लैक टी पीते हैं या ब्लैक कॉफी पीते हैं, जिसमें महज महज रंग बदलने के लिए अगर चाहो तो थोड़ा दूध या क्रीम डाल सकते हैं। 11 o'clock I had my coffee and this is the empty cup of that coffee. इसमें वन स्पून ऑफ मैंने मिल्क डाला था, rest everything was black coffee, right? So this is what your choice of drink should be. Sugary beverages जो भी आप, सोडा, स्वीट टीज, लेमनेड जो भी आप यूज करते हैं, दे आर लिंक टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज। एंड उसके आगे चलते हैं ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स। अब ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी डाइट का। जो भी अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स हम यूज करते हैं हमारे खाने को बनाने के लिए, जैसे केक में क्या पड़ा? क्रीम पड़ी। क्रीम क्या है? सैचुरेटेड फैट। Along with that, you have sugar in the cake, you have बट trans fats, बटर। trans butter. So trans fats और saturated fats वो चीजें हैं जो कि फ्रिज में रखने पर जम जाती हैं। ऑलिव ऑयल को आप फ्रिज में रखेंगे वो जमेगा नहीं, लेकिन अगर आप बटर को रखेंगे, घी को रखेंगे, ये सारी चीजें जमती हैं। तो ये अगर बाहर जम सकती हैं फ्रिज में रख के, तो हमारी नसों में भी तो जम सकती हैं भाई। जितना तरल, जितना लिक्विड, जितना पतला हमारा ब्लड रहेगा, उतना ही वो
हमारी वॉल्स जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनके साथ चिपकेगा नहीं। और जितना वो कम चिपकेगा उतना ही नसों में ब्लॉकेज कम होगी, उतनी ही क्लॉगिंग कम होगी हमारी ब्लड में, हमारी ब्लड वेसल्स में। तो हाई कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए, जो कि रिस्क फैक्टर है अपने आप में टाइप 2 डायबिटीज का, आमतौर पे जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मिलेगा, उनको वजन भी बढ़ा हुआ मिलेगा, उनके पेट के आसपास का बेली फैट भी बढ़ा हुआ मिलेगा। डायबिटीज नाम ही उस बीमारी का है जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कुछ लक्षणों का इकट्ठा होना। हम इंसान जब हमारी क्लिनिक में वॉक इन करता है, चाहे वो अपनी हिस्ट्री बताए या ना बताए, 400,000 कंसल्टेशंस जो कि पिछले 27 साल में दी है, उसमें एक ज्योतिषी की तरह वो अपनी जंत्री ना बताए, अपनी कुंडली ना बताए, लेकिन तजुर्बे से आपको पता लग जाता है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम लगता है, इनका पेट का दायरा बड़ा है, इनमें हो सकता है डायबिटीज हो, इनमें हो सकता है फैटी लिवर हो, इनमें हो सकता है ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। तो हमारे क्वेश्चंस जो है वो उसकी तरफ ही डायरेक्ट हो जाने चाहिए, उसकी तरफ डायरेक्ट होने चाहिए, ताकि कम समय में हम उसकी हिस्ट्री, जिस्ट को अपने दिमाग में नोट करके उसको सुलझाना शुरू कर दें कि कैसे हम उसको आगे होने वाला नुकसान बचा पाएंगे। और फोर्थ जो मेजर फूड है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये आर्टिकल छपा था, रेड मीट कंजम्पशन लिंक टू टाइप 2 डायबिटीज, 3 कोहॉर्ट ऑफ यूएस एडल्ट्स एंड एन अपडेटेड मेटा एनालिसिस। 3 कोहॉर्ट स्टडीज हुई थी जो कि बहुत सारी स्टडीज को मिलाकर के बनी थी, मेटा एनालिसिस हुआ था। उसमें यह पाया गया जो रेड मीट है उसकी 1 सर्विंग 3 आउंस सर्विंग पर डे ऑफ रेड मीट अबाउट द साइज ऑफ द डेक ऑफ द कार्ड, जो आप ताश पत्ते खेलते हैं या आपकी हथेली के बराबर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बाय 19%। तो आप 19% अपना रिस्क बढ़ाते हैं अगर आप इतना रोज इतना रेड मीट। उसमें चिकन इंक्लूडेड नहीं है रेड मीट में, रेड मीट यानी कि पोर्क, मटन, बीफ, रेड मीट ये माना जाता है। जो व्हाइट मीट है वो है चिकन और फिश, उसमें उतना रिस्क नहीं पाया गया, तो वो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डायबिटीज से दूर रहें तो रेड मीट से परहेज रखें, यही स्टडीज ने प्रूव किया है। ये 4 पिलर्स हैं डायबिटीज प्रिवेंशन के डाइट में। खान पान की बात हो गई, अब बात करते हैं एक्सरसाइज। मैं कुछ वीडियोस करता रहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, उसमें मैंने डायबिटीज के लिए एक बहुत ही रिसर्च करके बेस्ट सूटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम सजेस्ट किया। उसमें मैंने बात करी, आजकल सबके पास स्मार्ट वॉचेस हैं, एप्पल वॉच, सैमसंग वॉच, एंड्रॉयड वॉच या फिर फिटबिट, जो कि आपके हार्ट बीट को मेजर करता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो नॉर्मल जो घड़ी हम लोग पहनते हैं आजकल, जिसमें सेकंड्स की सुई होना जरूरी है, सेकंड्स है, तो उस घड़ी को आप अंदर की तरफ बांधें और अपनी चलते हुए, जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, जब आप वॉक करने जाते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा डुएबल एक्सरसाइज है वो वॉकिंग है, क्योंकि वॉकिंग आप बहुत देर तक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप वॉक करते हैं तो अपनी 6 सेकंड्स के लिए पल्स को नापिए, 6 सेकंड्स में कितनी बार पल्स आपकी बीट करी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 10 के साथ, तो 1 मिनट में आपकी पल्स है। अगर आपकी 6 बार बीट हुई है 6 सेकंड्स में, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 60 पर मिनट हो गई। अगर 9 बार बीट की है 6 सेकंड्स में, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 90 टाइम्स हो गई। तो अगर आपकी जो पल्स है वो 220 माइनस योर एज, अगर आपकी एज है 50, तो 220 माइनस 50 कितना हुआ,
170। अब 170 का आपको 70% अचीव करना है। तो 170 का 70% कितना हुआ? रफली 50 लेस कर लीजिए, 50 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए फ्रॉम 170, 120। इसका मतलब 120 की पल्स रेट पर आपको मेंटेन करना है, अपने आप को पहुंचना है 30 to 40 मिनट्स रोज उतना चलना, उतनी स्पीड करना। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी वॉक, आपकी एज के मुताबिक हमने नाप ली कि वो कैसे आप अपने हार्ट को बीट करवाएंगे उतना कि वो आपको कार्डियोवैस्कुलर एज वेल एज डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिवेंट करने में आपकी मदद करे, आपका फैट बर्न करे। सो 220 माइनस योर एज। अगर आपकी एज 55 है तो 220 में से 55 माइनस कीजिए। अगर आपकी एज 60 है तो 220 में से 60 लेस कर दिए, बच गए 160। 160 का 70% कैलकुलेट करके उतनी बीट आ गई। 1 मिनट में उतनी बीट आपकी होनी चाहिए। उसको मेंटेन कर लीजिए 30 to 40 मिनट्स पर पर डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। अगर आप ये कर लेते हैं देन यू आर बहुत अच्छे से आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और डायबिटीज की मेंटेन कर पाएंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 500,000 व्यूज हमें मिले हैं हाल ही में। ये 27 जुलाई को हमने 500,000 व्यूज अपने यूट्यूब चैनल पर लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक, अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें हम हफ्ते में 3 बार कम से कम शेयर करते हैं। मंडे मोटिवेशन, वेंसडे विजडम और फ्राइडे फैक्ट्स। आज फ्राइडे होने वाला है इंडिया में, कल फ्राइडे कनाडा में हो जाएगा। तो कल का वीडियो फ्राइडे फैक्ट्स का हम अभी तैयार कर रहे हैं। Once a week, dietitian Pallavi, my wife, she also appears and she talks about one thing or the other related to your diet. So, as the father of Western medicine, जो modern medicine allopathy के father ने कहा है, his name is, he was a Greek physician named Hippocrates. उन्होंने कहा है, let food be thy medicine, let medicine be thy food. आप मेडिसिन को अपना आहार मत बनाइए, दवाई को अपना आहार मत बनाइए, जबकि अपने आहार को अपनी दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। योर फूड कैन बी योर मेडिसिन। आप उसी से अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं अगर आप खाना पीना अपना सही रखें, जैसा कि हम इस स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। सो हर एक इंसान का एक अलग हेल्थ कंडीशंस हैं, अलग अलग फिटनेस गोल्स हैं, और हम इसी तरीके की एक कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ ये हेल्प करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। दीज आर आर इंडियन नंबर्स, जो कि प्रेजेंटेशन में आमतौर पे बना रहता है हमेशा। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना बंद करता हूँ, और आई थिंक आई वाज एबल टू डिस्पेल सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस जो हमारे पास हमारे दिमाग में हैं, जिसके कारण हम इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और इन मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे अगर, और नॉलेज के उजाले की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बात यह है कि पता सबको है कि ये खाना नहीं चाहिए, किसको नहीं पता कि केक खाना अच्छा नहीं है। लेकिन जो सूझबूझ है, जिस समय चीज सामने आ जाती है, उस सूझबूझ को उस समय लगाया कि नहीं लगाया? क्या हमने अपना पेट भरा उस केक के साथ, कि हमने सिर्फ अपना मुंह का जायका चेंज किया और प्रूडेंटली, सूझबूझ के साथ में उसको कुछ क्षणों के लिए एंजॉय किया, लेकिन पेट नहीं भरा? देन इट इज नॉट बैड। इस दुनिया में हम रह रहे हैं, टेम्पटेशंस हमारे आसपास चारों तरफ है। किसके आसपास नहीं है टेम्पटेशंस? लेकिन उन टेम्पटेशंस को कैसे हमने ओवरकम करना है, और अपना जीवन अपना जीवन सही चलाने के लिए अपने सेल्स को सही न्यूट्रिशन देनी है। क्या हम टेस्ट बड्स को फीड कर रहे हैं कि अपने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को फीड कर रहे हैं? इसका फैसला करते हुए अगर हम अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करें, then perhaps we can get better out of whatever is available in the outside world, and we can live our better life, we can live life more. हमारा स्लोगन है, वी कैन ऐड ईयर्स टू लाइफ, वी कैन ऐड लाइफ टू ईयर्स। तो यही एक मिशन लेकर के हम चल रहे हैं, जिसके तहत
आज की भी ये टॉक उसी सीरीज के एक हिस्सा है, उसी कड़ी, उसी सिलसिले का की एक कड़ी है। एंड थैंक्स टू मोक्षा। ये मोक्षा जो है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज सैल्वेशन। इट इज टू सेट योरसेल्फ फ्री, चाहे वो जन्म और मृत्यु का चक्कर हो, चाहे वो बीमारियों का चक्कर हो। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें कि हम कम से कम, जन्म और मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस जन्म में हम हमारे आसपास जो हमारे रिलेशंस में, हमारे कॉन्टेक्ट्स में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे लव्ड वंस में जो भी चीजें उनको तंग कर रही हैं, क्यों ना हम इंफॉर्मेशन के जरिए, राइट इंफॉर्मेशन के जरिए उनको उन तकलीफों से मोक्ष प्राप्त कराने में कुछ। दिस इज व्हाट आई हैव टू से, एंड आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। वी स्टिल हैव सम मिनट्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी, नरेंद्र कलसी जी। अनम्यूट करो। I hope you like, all of you like whatever Thank you. information I shared. I want, please, can you repeat the calculation of this heartbeat? Very good, excellent. मेरा एक वीडियो है, मैं ढूंढ करके वो आपको पोस्ट कर दूंगा, मीता जी को भेज दूंगा। उसमें मैंने पूरा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है। यूट्यूब पर वो हमारे चैनल पर है। एल्डरली लोगों के लिए कैसे सैर करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, तो वो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है फॉर्मूला। तो Okay. वैसे थंब रूल है 220, 220 divided, subtract your age from that. And Wow. then divide by 2? No, don't divide by 2, 70% of that. Oh, okay. अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50% आएगा। डॉक्टर साहब, मैं हाँ जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। अभी हमारे, नमस्कार जी, अभी टाइम काफ़ी है हमारे पास। अब 5-7 मिनट में अगर दोबारा से जो आपने कहा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, वो भेज भी दीजिएगा। सो हम समय का आपसे और 5 मिनट का समय जो आप दे सकते हैं तो दीजिए, ताकि क्लियर हो। फिर हम अपने कमेंट्स वगैरह बाद में करें, क्योंकि ये जो हमारे दर्शक हैं ये हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। वाह, तो इनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। और जैसे कि आपने कहा कि हम सब, मैं भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। जी जी जी, मैंने पढ़ा आपका प्रोफाइल, नमस्कार। और होलिस्टिक हेल्थ जो, जिसको मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ और उसी को जीता हूँ, इंटेग्रेटिव मेडिसिन, होलिस्टिक हेल्थ, सब जो थेरेपीज हैं, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो अब मैं डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन में काम कर रहा हूँ बहुत अलॉन्ग विद माय बेटर हाफ, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन, इन सब का एम ये है कि हम लोगों ने बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जो जो बीमारी जिस जिस ढंग से भी काबू में आती है, हम अपने जहां जहां पर जो जो चीज एप्लीकेबल, वहां वहां पर वो अप्लाई करके होलिस्टिक तरीके से हमने काम करना है कि हम इंसान को आराम पहुंचे। तो ग्रेट साइंस होम्योपैथी इज, मैं बहुत सारे चीजें यूज भी करता हूँ होम्योपैथी की, अपने कलीग से पूछ करके अपने पेशेंट्स में। सो ये यहाँ पे घड़ी में कि मैं कैसे आपको दिखाऊं, एक मिनट, लेट मी मैं वीडियो सेटिंग्स में जाकर के, हाँ, इनको, नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू सी। अभी देख रहे हैं मेरी पल्स रेट, मेरी घड़ी में उसने बताई है, आप पढ़ पा रहे हैं 88 है। यस, बिल्कुल। 88 है। तो अब अगर तो ऐसी कोई स्मार्ट वॉच हो हमारे पास, ठीक है, तो वो तो हमारी पल्स रेट नाप लेगी। ये देखिए मैं एक्साइट हो गया आपसे बात करते करते ही, एक्साइट हो 94 गया हो ना। गई। 94. जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कुछ, तो मैं एक्साइट हो जाता हूँ, मेरे अंदर का डॉक्टर जोश खा जाता है। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, अभी 88 थी, अभी उसने 94 96 बता दी। ठीक है, तो हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट हार्मोन होते हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट पर अनलिमिटेड बात कर सकता हूँ।
बात से बात निकलती है। तो ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन मेरे अंदर भी अभी आया, जिसका नाम है कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन These are बेसिकली tablets. उसने मेरी हार्ट बीट को बढ़ा दिया, जबकि मैंने कोई एक्सरसाइज तो की नहीं, मैं तो बैठा ही था आपके सामने। सो जब आप चलते हैं तो चलते हुए अपनी पल्स को नापिए। अगर आपके पास ये स्मार्ट वॉचेस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं नाप सकते। आप 6 सेकंड के लिए, घड़ी सामने है या घड़ी यहाँ बंधी हुई है जिसमें सेकंड्स की सुई चल रही है, आप चलते चलते ही अपने यहाँ पर नब्ज रखिए और नब्ज नाप लीजिए। एंड देन 6 सेकंड्स के लिए नापिए। जितनी भी बार आपका हार्ट बीट हुई है उतनी ही बार आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका टोटल बीट आ गई, राइट। Yes. अपनी बीट को वहां तक लेके जाना है जब वो 70% ऑफ 220 माइनस योर एज। Okay. बहुत बहुत तो शुक्रिया। मेरा जो नेक्स्ट पेशेंट है यहाँ मेरे क्लिनिक पर, वो 2 o'clock है, अभी 1:49 है। तो भी मुझे नॉक कर दिया स्टाफ ने कि पेशेंट पहुंच गया है। तो अगले 5-7 मिनट में हम पैकअप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अभी जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो डॉक्टर साहब से आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद में मैं तो यहाँ हाजिर ही हूँ, आप कभी भी और जो टाइम है आई विल आल्सो गिव माय कमेंट ऑन द सब्जेक्ट एंड विल लेट यू नो हाउ वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ। जैसे भी उन्होंने बोला है कि हमारा जो मेन मकसद है वो तो आप लोगों को आराम पहुंचाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, डॉक्टर साहब आप से आप क्वेश्चन पूछिए जिनको कोई Meeta क्वेश्चन ji, पूछना है। I think Meeta ji has her. तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप, एज यूजुअल आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी जो बात होती है बहुत इफेक्टिव होती है, एंड थैंक यू उसके लिए। ब्यूटीफुल सेशन। मेरा एक सवाल, आपने ऑलिव ऑयल की बात की थी, ऑलिव ऑयल वर्सेस अदर रिफाइंड ऑयल्स, how do they affect our diabetic, I mean our health as far as diabetes is concerned? ओके and तो मुझे सेकंड क्वेश्चन जो अभी आपने कहा बात में से बात निकलती है कि वो कंटिन्यू करते हुए कि जब हम इस तरह से थोड़ा सा उसमें एंजाइटी में भी होते हैं, टेंशन में होते हैं, एड्रेनलिन हमारा उसमें भी बढ़ता है या कुछ होता है, तो इन चीजों से डायबिटीज पे क्या असर पड़ता है? एंजाइटी और स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो है वो डायबिटीज का एक रिस्क फैक्टर है। बहुत फिट लोग देखे हैं जो स्ट्रेसफुल इवेंट से गए हैं, उनको लाइफ, फैमिली मेंबर की किसी की लाइफ चली गई, लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ लव्ड वन हुआ, तो स्ट्रेस के कारण ही डायबिटीज बन जाती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर वन एस्पेक्ट जिसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने जो बात करी थी प्रो इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस है हमारी बॉडी में। जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं जो कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं उनको हाइड्रोजनेट किया जाता है। उनको हाइड्रोजन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेट के थ्रू पास किया जाता है ताकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर हो जाए और वो शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाए और वो खराब ना हो, रैंसिड ना हो, राइट, देर तक वो शेल्फ पे पड़े रहें। तो जितने इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑयल्स हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा पाया जाता है, ओमेगा 3 कम पाया जाता है। जो ऑयल्स ओमेगा 3 रिच हैं वो आमतौर पे एक्स्ट्रा वर्जिन वाले फॉर्मेट में मिलते हैं। तो आपकी जो रेशियो है स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट और स्टैंडर्ड डाइट जो आज की है उसमें 20:1 रेशियो चल रही है ओमेगा 6 वर्सेस ओमेगा 3, जबकि होनी चाहिए मैक्सिमम 5:1, 5 टाइम्स ओमेगा 6 एंड 1 टाइम ओमेगा 3। ओमेगा 3 वाले ऑलिव ऑयल कुकिंग में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि डीप फ्राइंग में वो उतना ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन आप और कई ऑयल्स हैं जो जिनको यूज कर सकते हैं, जो खुले रहते हैं। और मस्टर्ड ऑयल है, राइट। So I think this is a very brief answer to your question, Meeta ji. थैंक यू। If anybody has any other question. मुझे एक और छोटा सा और सवाल है कि जैसे कई लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है, मैंने
मेरे सिस्टर इन लॉ को हुई थी, डायग्नोज हुई थी कि उनकी तभी डायग्नोज होती है। आई थी। इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ड्यूरिंग जेस्टेशन यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको रिस्क आम आदमी से ज्यादा रहेगा लेटर इन लाइफ उनको डायबिटीज होने का। उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है, उनकी इंसुलिन ने बता दिया है कि मैं उतनी कामयाब नहीं हूँ। जब अगर आप गलत मलत खाएंगे और जो 4 तरह के खाने हमने बताए हैं, अगर उनका इस्तेमाल ज्यादा देर तक करते रहेंगे तो आपकी इंसुलिन उतनी कामयाब नहीं रहेगी आपके बढ़े हुए ग्लूकोज को काबू पाने में। तो आगे लेटर इन लाइफ उनमें डायबिटीज का अंदेशा ज्यादा रहता है जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप, उनको परहेज यही वाले रखने हैं। हम्म। बहुत बहुत सेकेंडरी शुक्रिया, प्रिवेंशन। आपने बड़े अच्छी तरह से सब सब्जेक्ट रखा। ये तो सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बोलते हैं कि भाई खत्म नहीं हो सकता, इसके ऊपर 2 घंटे भी बात की जाए तो कम होगी ये। लेकिन हमने तो, आपने वो बोलते हैं ना कि सागर को गागर में समेट के हमें उसके अमृत के छींटे दे दिए। बाकी जो है हम कोशिश करेंगे कि जो आपने छींटे दिए हैं उससे और कैसे बीज हम बोए, तो वो हम इसके बाद में, अनफॉर्चुनेटली आपके भी पेशेंट है, नहीं तो आप भी आपके साथ शेयर करते हैं हम अपने कमेंट। सो अभी कुछ पूछेंगे तो आप पूछिए प्लीज। आपकी कोई रिकॉर्डिंग होगी या कोई आप कहीं पे स्ट्रीम करेंगे अगर यूट्यूब वगैरह पर, तो मैं उसके बाद में आपके कमेंट सुनूंगा दोबारा जाकर के उस लिंक पर, अगर आप शेयर करेंगे मेरे साथ। जरूर जरूर, And I would definitely like to, अभी भी and then I है will reply also if there are any queries which I have left unanswered. अगर ऑडियंस में से किसी का भी कोई क्वेश्चन रह जाए, then I would love to, you know, whatever way I can. Thank you. Thank you so much, Dr. Jassal. Yes, definitely recording हम available करेंगे on YouTube, और हमारी कोशिश रहेगी we'll bring you back, क्योंकि ये बहुत थोड़ी डोज थी of Dr. Sandeep Jassal. We love to hear you. I've heard you through Malton Women Council as well, so we'll bring you back. Thank you so much for your session. Thanks a lot for all the patience. Thank you, and God bless you all. Stay blessed and live life more. Yes. Thank you. ओके जी, आई थिंक अब गुरुदत्त जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप भी कुछ रोशनी डालें इस सब्जेक्ट पे। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको काफी कुछ बताया, खासकर क्या खाना चाहिए कैसा नहीं है, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा कि जब डायबिटीज हो जाती है या किस तरह से है, तो वो क्यों है हमारे अंदर। जैसे उन्हें अपने अंदर आप अपने आप को पहचानिए पहले, और अपने आप से प्यार करिए कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, वो बात की बात। और ये डायबिटीज जो है, उन्होंने बताया कि हार्ट के ऊपर कैसे असर होता है, हार्ट जो है वो ऐसे ऐसे करता है और वो ब्लड को बाहर फेंकता है। ये तीन चीजें देखिए, ये जो ब्लड है हमारा क्या है, ये तरल पदार्थ है, इसे लिक्विड, इसे लिक्विड, और लिक्विड जो है उनमें बहने की जो है एक प्रक्रिया है, इट नेचुरली दे हैव टू फ्लो। और वो जो फ्लो है उसका, वो डिपेंड करता है उसकी कंसिस्टेंसी पे। और हर फ्लो एबल जो लिक्विड है उसकी हर एक की अपनी अपनी एक फ्लो की गति है, जिसके ऊपर उसको नॉर्मल रहना है। ऐसे हमारा जो ब्लड है, जो उसमें सीरम है, उसकी भी एक पीएच वैल्यू, जैसे मेडिकल टर्म में, या सुनिए मेरे को, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ये क्यों छोड़ गया था? ओके, सो वो जो उसका बहना है, उसकी जो गति है, पीएच वैल्यू, जैसे कि हम साइंटिफिकली या मेडिकल कहते हैं, हर एक में है वो पीएच वैल्यू होनी चाहिए उसकी, वो अगर बराबर है तो सब कुछ ठीक है। हमारे ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो 6.7 है। जब ये ऊपर नीचे होती है तो सारी तकलीफें वहीं से शुरुआत हो जाती है। उसका मतलब जो है, अगर उसकी पीएच वैल्यू गड़बड़ाती है तो उसका जो फ्लो है उसमें तेजी आ जाती है या उसमें मंदी आ जाती है, स्लो हो जाता है। तो डायबिटीज में जनरली क्या होता है कि वो स्लो हो जाता है, सारे ऑर्गन तक वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता। जिस तरह की आप पानी लीजिए और शहद लीजिए, शहद जो है वो रुक जाएगा। शहद में क्या है? चीनी है। जब चीनी हमारे अंदर बढ़ गई ब्लड में, तो आपका जो ब्लड है वो शहद की तरह हो जाता है। आप शहद की तरह बोलिए, आपके मीठे बोर होने चाहिए, शीरनी होनी चाहिए आपकी भाषा में, लेकिन आपके खून में जो है वो शीरनी नहीं होनी चाहिए।
वो चीनी की एक मात्रा जो है जो बनी हुई है वो होनी चाहिए। तो इसलिए वो जो हार्ट में जब ये चल नहीं पाता तो हर एक ऑर्गन तक पहुंच नहीं पाता। देखिए जो हमारा इसे क्या कहते हैं, वाइटल जो है ऑर्गन है ये हमारा सबसे वाइटल ऑर्गन। वैसे गिने जाते हैं कि हार्ट है, दिमाग है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वाइटल फ्लूइड जो है हमारे इनके, जो बोलते हैं कि वही लाइफ लाइन जो है वो है ब्लड। ब्लड जो है वो, अब इसका काम देखिए कितना जबरदस्त है। हमने जो कुछ खाया पहले वो तो अलग डाइजेशन से, उसमें से कितने मिनरल उसमें आते हैं, उसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन ही है। देखिए इंसान को जीने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज चाहिए, वो है ऑक्सीजन, एयर। उसके बाद में पानी है, और तीसरी जो चीज है वो हमारा खाना। अगर हमारी हवा शुद्ध है हमारे अंदर तो हम ये आसानी से जीते हैं। ये आप किसी उस मरीज से पूछिए जिसको अस्थमा है या जिसके अंदर हवा ऑक्सीजन की कमी जिसको रहती है कि सांस लेने में कितना दिक्कत होती है। हमने जो हेल्दी है, देखिए आपके अंदर आराम से ऑक्सीजन जा रही है, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती। और वो जो ऑक्सीजन है जब ब्लड एक एक अंग तक पहुंचाता है तो कुछ नहीं होता। जब वो नहीं पहुंच पाती तो वो जो एरिया है, वो जो सेल है, वो फड़फड़ाता है, वो चिल्लाता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, मुझे कैल्शियम नहीं मिला, मुझे फला जो है मैग्नीशियम नहीं मिला। इस तरह के कई चीजें उसको पहले जैसे खाना नहीं मिला। जैसे कोई बच्चा भूखा होता है तो जब उसको कुछ नहीं मिलता तो चिल्लाता है ना कि माँ मुझे खाना दे, माँ मुझे पानी पीना है, माँ मुझे दूध दे। वो जब चिल्लाता है तो क्या होता है कि घर के अंदर एक अलग सा वातावरण सा हो जाता है। तो वही हमारे शरीर के अंदर होता है, एक भूकंप आ जाता है हमारे अंदर। वो जो भूचाल है, जो भूकंप है, उससे कुछ ना कुछ टूटता है। जैसे बच्चे में जब दूध ना दो तो क्या कहता है, उसके सामने जो प्लेट पड़ जाए तो उठा के फेंक देता है, वो टूट जाती है। तो वही हाल हमारे अंदर होता है। हमारा जो अंदर है, जो हमारा शरीर है, ये किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है। जो ब्रह्मांड में है वही अंदर है, जो बाहर की जोत है वही हमारे अंदर, जो बाहर चल रहा है वही हमारे अंदर है। उस चीजों को हमें अपने लिए समझना है। और सबसे जरूरी यही चीज है कि आप ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। सो डायबिटीज वालों को इन चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जैसे, और दूसरी चीज एक चीज मैं और बात करूंगा, वो ये कि एक चीज आपने अक्सर सुनी होगी कि लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपने दुख से उतने दुखी नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम अपने सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उसको, उसकी खुशी मनाने के लिए हम उसको खराब करने के लिए दारू पीते हैं या ये केक काटते हैं, फलाना, अपने आप को बीमार करने की तरफ हम आते हैं ताकि हम खुश ना रह सके। ये एक छुपी हुई बात है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पर्दे के अंदर। लेकिन कैसे होता है, एक रिवाज सा बन गया। खुशी है, शादी है या कुछ है तो पार्टी में अगर दारू नहीं तो कहते पार्टी क्या हुई आपकी, आपका वीकेंड कैसे निकल गया। सो मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, अभी बात करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी पार्टी में ना दारू होता है ना नॉनवेज होता है, तो ये कैसी पार्टी होती है। मैं क्या, हमारी पार्टी में ना गाने होते हैं, हल्का फुल्का खाना होता है, लेकिन हमारा जो ज्यादा समय है वो गाना गाने में, लोगों को हंसाने में। वो जो 3-4 घंटे हैं वो हम एक किस्म के इतना न्यूट्रिशन देते हैं लोगों को। सो ये है कि डायबिटीज वालों को हंसते रहना चाहिए। जब हंसोगे तो आपके अंदर खूब सारी अंदर एयर जाएगी। आपने पीछे देखा कि खासकर इंडिया में लाफ्टर थेरेपी वगैरह या लाफ्टर क्लब बने हुए हैं, जोर जोर से हंसना। अब देखिए एक बच्चा है वो कितना हंसता है, जो तो हम क्या कर रहे हैं जब वो हंसता है ना, या खासकर लड़कियों को, अब ना खेल खेल हंसी जा, हंसने को ही रोकते हैं लोग, इसी तरह कहते हैं हम उसको खुश करना। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी कंट्राडिक्शन कितनी ज्यादा है। अब जब हम जोर से बोलते हैं तो भी हमारे अंदर हवा ज्यादा आएगी। बाबा रामदेव तो कितने कहते हैं जोर से सांस लो, जोर से छोड़ो, जो आप, तो फिर जब हम जोर से सांस छोड़ेंगे करेंगे तो आवाज आएगी। मेरे घर वाले मुझे अक्सर कहते हैं आपकी आवाज बड़ी ऐसा है कि किसी को डांट रहे हो। मैं कहता ये तो पंजाबियों का, जब बात करते हैं जब तक ये तेज आवाज ना आए तो पता नहीं चलता कि हमने कुछ कहा है या नहीं कहा है। तो तेजी से बोलिए, खुल के बोलिए। वो एक बात भी है कि दिल दिए गल्ला खोल खोल के हंस के जोर से बोलो। आप कोई घबराने की बात, आप देखा होगा खासकर अमेरिकन जो लोग हैं या खासकर जो हम दूसरे बोल देते हैं लोग, इतनी जोर से बोलते हैं वो अपनी बात को कहने के लिए। वो जब जोर लगाओगे तो आपके जो फेफड़े हैं ये फूलेंगे, आपकी छाती जो है वो अपने आप 56 इंच हो जाएगी। 56 इंच की छाती लेकर घूमोगे आप तो आपकी डायबिटीज भाग जाएगी। दूसरी चीज ये है खाने पीने में, और मैं चीज बताऊं जो कि मैंने पिछले 6 महीने से एक मैंने
कह लो कि भाई रिसर्च कह लो या लोगों को समझाया या किया है कि अपने खाने में 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखो। जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा ना, पानी, हवा के बाद पानी, 70% पानी हमें चाहिए। वो जो बरवाल का भी पानी 70% है, हमारे अंदर भी 70% चाहिए। तो वो 70% पानी को कैसे लेना है, उसके लिए तो ये है कि जिस सब्जियों में, फलों में ज्यादा से ज्यादा पानी है वो ज्यादा खाए। और दूसरा जो है, पानी के एक एक घूंट करके मत पीजिए। पानी को जब भी पीना पूरा गिलास भर के पियो। उसमें जो आपकी जो बॉडी है, जिसको जितना उसको लेना वो ले लेगी, और दूसरा जो है फालतू का होगा तो वो पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते निकल जाएगा। जब आप थोड़ा थोड़ा नहीं सीखते तो आप अपने घर में या पौधे किसी भी लगाओ, या तो अगर थोड़ा पानी डालोगे तो वो पूरी सब तक जो नहीं पहुंचेगा, रुक जाएगा। उसके बाद दोबारा और पानी डालना पड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। वो खेत में भी जब ये देते खुला पानी देते हैं। तो अपने शरीर को जब भी पीना है खुला पानी दो। उसको प्यास लगी है तो आप पीजिए, अगर प्यास नहीं लगी तो मत पीजिए। मौसम के हिसाब से भी प्यास लगती है। मौसम के हमेशा तो आप 12 महीने जो कहते हैं 8 से 12 गिलास या 14 गिलास पियो, एवरी डे, इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा ये कि अगर आपने अच्छा खीरे खाए हैं और ये तरबूज खाया है तो आपके अंदर पानी चला गया, और भी पानी वाले बथेरे फल है। तो उसके जब आपने खाना खाना है तो एक एक चीज को अलग अलग करके खाओ। सैलेड में आपने अगर एक चीज रखी है, खीरे रखे हैं, मूली रखी है, तो पहले खीरे को खत्म करो, फिर मूली को खत्म करो। लेकिन हमारे अंदर आज साइंस की वजह से पता चल चुका है कि 300,000 मिलियन जो है हमारे अंदर एंजाइम्स निकलते हैं, जो कि हर एक एंजाइम जो है हमारे अलग अलग फूड की प्रोटीन के लिए अलग है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी अलग अलग होती है। जो प्रोटीन हमें वेजिटेबल से मिलती है और जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलती है, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए अलग तरह के एंजाइम निकलते हैं हमारी बॉडी में से। तो जब आप एक तरह का खा रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो ट्रिगर होगी और उस एंजाइम को ज्यादा से ज्यादा निकालेगी। अगर साथ में आपने दूसरा कोई ऐसा चीज कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, साथ में प्रोटीन आपने खाने की, तो प्रोटीन वाला जो है वो निकालने की कोशिश करेगा, तो वो मिक्सअप होते जाएगा, उससे प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा। कभी होता है ना, भारी खाना बाहर खा लिया तो आज मुझे डाइजेशन, क्योंकि उसमें आपने बड़ा कुछ खाया, उसमें बहुत ज्यादा आपने ऑयल खाया, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन खाई है उसमें, या आपने बहुत ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट खाए हैं। हमारी डाइट में सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आपकी प्रोटीन है, और नंबर 3 पे आता है आपका ऑयल। तो अभी आप ये लगा लीजिए 3 की जो रेशियो कैसे कैसे हमको इसको खाना चाहिए। हालांकि ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, ये बहुत जरूरी है। जो हमें सब्जियों में से मिलता है, जो हमें ग्रेन्स में से मिलता है, तरह तरह की अलग अलग ग्रेन्स है। लेकिन आजकल खासकर ये हम व्हाइट व्हीट को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि ये मॉडिफाइड कर दी गई है। आगे जो देसी होती है उसमें होता है किसी सिक्के में 5 आएंगे दाने, किसी में 7 आएंगे। आज की जो फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, वो जो साइंटिफिक फार्मिंग शुरू हो गया, उसमें है कि हर सिक्के में जो है वो 16 दाने आने ही आने चाहिए। वो तैयारी ऐसी होती है उसकी। और ये जो दूसरे हम आजकल बड़े खुशी से लेके आते हैं कि सीडलेस वाटरमेलन है, वो सीडलेस वाटरमेलन तो आपका जहर है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि उसमें से जो असली चीज तो निकाल दी गई है। और हम दूसरी तरफ बातें करते हैं कि सीड्स खाने चाहिए, जब उसमें सीड ही नहीं रहा, उसमें जब बीज ही नहीं है तो कैसे उसका आगे बढ़ेगी। जो है आप जो प्रोसेस फूड है उसे कम कर दीजिए। मिलेट जो है, जैसे कि इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं और हम अपने हिंदी पंजाबी में जो बाजरा है, बाजरा आज की डेट में अभी तक जो है उसके ऊपर ये साइंटिस्टों ने कुछ नहीं किया, गड़बड़ नहीं किया, बड़ा प्योर है, चरी है, बाजरा है। हालांकि जो सफेद चना है वो खराब कर दिया गया है, काला चना फिर भी अभी तक ठीक है। सो आप अपनी डाइट में इन चीजों को डालिए, और एक खाने के दूसरे खाने के अंतराल में कम से कम 4 से 5 घंटे का डिफरेंस रखिए। मंचिंग छोड़ दीजिए, ये जो बीच में छोटे चलो ये खा लो या वो खा लो, इन चीजों को बंद करिए। तो आप ये देखेंगे कि आपकी डायबिटीज जो है वो बड़े ही कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी बिना दवाई के। और दूसरा एक्सरसाइज, चलिए फिरिए, क्योंकि आप जब घूमे फिरेंगे तो आपके अंदर जो है वो बर्न, अगर कुछ होगा तो तभी कुछ अंदर आएगा ना। आपको भूख लगनी चाहिए तब आप खाना खाओ, जब भूख नहीं लगी है तो नहीं कि ये टाइम हो गया तो खाना खा ले, वो नहीं होना चाहिए। जब भूख लगे, पंजाबी कहते मची ही भूख हो गई,
भूख में रह नहीं सकता, उसके लिए आप खाना खाओ। तो ये 4 घंटे, क्योंकि नॉर्मली जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 3 से 4 घंटे के बीच में आपने जो पहले खाना खाया है उसे खत्म करता है, हजम करता है। फिर वो आगे जाके उसकी सिमुलेशन हो रही है, तो सिमुलेशन के लिए 1 घंटा दे दो आप। हम तो 1 घंटा देते ही नहीं। वैसे थोड़ी सी भूख लगी, सो मेरे को तो भूख लग गई है 4 घंटे या 3 घंटे को, अरे नहीं, वो जो है आपके अंदर बॉडी जो है वो अंदर कंट्रैक्शन चल रही है, उसमें से जो है सिमुलेशन हो रही है, उसमें से सकिंग हो रही है। तो वो आप उसको टाइम नहीं दे रहे सकिंग के लिए कि आपको प्रॉपरली चीजें पहुंचे आपके बॉडी तक, आपके दिमाग तक पहुंचे ना, हम आज तक डेट में प्रॉपर। और फिर क्या दूसरा, फटाफट खाते हैं, 10 मिनट से ज्यादा टाइम खाने में, मैं ये कहूंगा 55 मिनट के आसपास खाना लगाओ। अब बैठो, आराम से खाओ। अपने लिए जिंदगी में आप जब तक भी जियो 4 घंटे अपने लिए निकालो जरूर। 2 घंटे खाने के लिए और 2 घंटे सैर करने के लिए। अगर आपने ये नहीं निकाले तो आप बीमार ही पड़ोगे। दूसरों कितना बढ़ेंगे, अपने सारे जो प्यार करते हो तो अपने शरीर को ठीक रखना सीखो। हम कपड़ों से तो बहुत फर्स्ट क्लास आएंगे देखने के लिए, वो जो है ब्रांडेड होना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं कि यार ये संतरे यहाँ पे महंगे हैं, फलाना जगह सस्ते हैं, वहां से लेके आए। खाने पे हमारा सबसे जो बजट या जो हमारी कहते हैं ना कि कंप्रोमाइज हम करते हैं, तो अपने खाने के ऊपर ज्यादा कंप्रोमाइज करते हैं, किसी और चीज के ऊपर नहीं करते। आपको कुछ चीज महंगी लग रही है, जो महंगी फ्रूट होगा ना या सब्जी है, वो समझो कि वो अनसीजन है। जो सीजन है वो तो सस्ती है। आज की डेट में आप देखो, आपकी जो चेरी है वो 188 की जगह जगह लगी हुई है सेल पे, और यही जो चेरी है जो दिसंबर में आप जाओगे तो वो 5-5.5 सेंट अपने डॉलर से 1 पाउंड नहीं होती, उससे ज्यादा भी होती कभी। तब आप लेके, या कोई आया तो जब दिखाने के लिए कि हम तो बोल रहे जी हम तो बड़े अमीर हैं, हम तो इतना पैसा जला सकते हैं ना। ये जो है, आप कोई भी फ्रूट सब्जी सस्ती जब है तो तब खूब खा लो। वो आपने जो 15-20-3 हफ्ते तक ही होती है, जितनी भी सस्ती चीजें आती हैं खाने में, उससे ज्यादा नहीं होती इसकी, क्योंकि शेल्फ वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा, नेचुरल है ना। तो वो जो 3 हफ्ते है उसमें खूब खा लो। ये जो चेरी है, जो इनको यूरिक एसिड जिनका ज्यादा बढ़ता है, या जो अपना गाउट वाले हैं, उनके लिए अमृत है। अच्छी नहीं है, अमृत है उसके लिए। कहते हैं कि बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी दूध कौन सा अच्छा है, भैंस का? कहता हाँ भैंस का दूध बहुत अच्छा है। और आप जनरली तो कहते हैं कि जी गाय का, कहते गाय का दूध अच्छा नहीं है, वो तो अमृत है। अमृत में और अच्छे में फर्क होता है, क्योंकि जो भैंस का दूध है उसमें अच्छी मलाई आती है, उसका जो घी अच्छा बनता है ज्यादा उसके, लेकिन गाय के दूध से थोड़ी फैट कम होती है, तो वो बिकने के लिए उसका जो है आपकी यानी कि मर्चेंडाइज या तो व्यापारिक दृष्टि से वो ठीक नहीं बैठता, लेकिन गाय का जो है इसीलिए उसे अमृत कहा गया। पानी को भी हम क्या कहते हैं, अमृत है। सोडा जो है वो अमृत नहीं है, ड्रिंक जो है वो अमृत नहीं है, उसे कहा गया सोम रस। सोम का क्या मतलब होता है, सोए जाना, पी के सो जाओ। हमारे हिंदू धर्म में खासकर जैसे वो कहते कि पहले जमाने में जब भी कोई यज्ञ करते थे तो उसके बाद में सोम रस लाते थे, कहते बहुत हो गया आपने, अभी आप ये रस पियो और सो जाओ। यही हालत होती है। और हमारे देखो, मैं हमारे खाने में चीज और पहले दिया करते थे, जितने भी है ब्याह शादियों में मैंने देखा है, पान का होता था। पान में जो लौंग लगता है, वो पान का पत्ता है, वो भी आपकी खाने को हजम करता है। और पान का पत्ता और जो लौंग है, ये दोनों जो चीजें हैं, ये एंटी डायबिटीज भी है। जिनको डायबिटीज है, इसकी अगर चाय बना के भी पिए तो उनको वो फायदा है, जैसे दालचीनी की भी चाय अच्छी। सो ये ऐसी चीजें हैं। अभी आपको कोई और कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप करिए, लेकिन ये है कि अपने खून को आपने पतला रखना है। पतला खून होगा तो हर जगह दौड़ के जाएगा। जब गाढ़ा हो जाता है तो वो एक जगह पे रुक जाता है शायद की तरह। हाँ जी बहन जी। क्वेश्चन ये है कि मेरे को लगभग 30 ईयर्स से ना मार्जिन पर शुगर, ये डायबिटीज है जी जी। मार्जिन पर। तो अब मेरे को डॉक्टर ने एक टैबलेट लगा दी है, मेटाफॉर्मिन। तो मतलब मेरी नॉर्मल है, कभी मतलब 7-8 भी मेरा बहुत कम होती है, अदरवाइज 5-6 के बीच में जाती है।
तो मेरे को उन्होंने 2 लगाई थी, मैंने उनको आप सजेस्ट किया अपने, मैंने कहा मैंने 2 नहीं खाने टेबलेट, 1 ही लूँगी मॉर्निंग में, तो वो एग्री हो गए। तो मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए मेरे, क्योंकि ये हमेशा स्टेबल है, ऐसे अप नहीं जाती, एक बार डाउन भी हो गई थी, कभी ऊपर भी होगी पता नहीं। तो व्हाट शुड आई? जो आपने भी बात की है, आप 5-7 दिन पहले की बात है, आपकी एज की एक हमारे फ्रेंड है, उनकी मदर, उनका मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरी मदर की इस वक्त जो डायबिटीज है वो 1.8 हो गई है। मैंने कहा 1.8 में तो वो तो कोमा में चली जानी चाहिए, बेहोश हो जानी चाहिए, उनको फटाफट कुछ ना कुछ खिलाओ पिलाओ आप चीनी में। ये कैसे, वो 4 गोलियां खा रही थी, 2 मेटफॉर्मिन की और 2 दूसरी ग्लाइकोमान ऐसा कुछ नाम था उसका, ग्लाइकोसाइड, वो 2 खा रही। और अभी अभी उनका जो है बाईपास सर्जरी हुई थी। हाँ, उससे पहले मैंने समझाया था, मैं क्या देखो अभी इनकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो इनकी वो तो एक जो हुआ काम है, इनकी डायबिटीज के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, हो सकता है कि इनकी डायबिटीज की गोलियां भी बंद हो जाएं, क्योंकि आप एक बार हार्ट जो है वो इतना अच्छी तरह से काम करेगा तो वो नहीं। और वही चीज हुई, उस दिन उन्होंने उसको हिलाया, लेकिन रात को सुबह उन्होंने सुबह मतलब रात सुबह इसलिए कह रहा हूँ, वो 4-5 बजे का टाइम था, कहते मैं उठा और मेरी मदर की जोर जोर से करानों की आवाज आ रही थी। मैंने कहा कभी तो ये रहती नहीं, जब देखा तो वो शिवा टोटली आकड़ी हुई थी। उन्हें 911 को कॉल किया, 911 वाले आए, उन्होंने आके चेक किया तो उनकी जो शुगर थी उस वक्त भी 1.8 थी। उन्होंने कहा इतनी कर, और उन्होंने उसको अंदर जो है ग्लूकोज डालने के लिए सुइयां लगाई, तो तीसरी 2 सुइयां तो टूट गई। आजकल की सुई पतली होती है, बरीक होती है, क्योंकि इतनी अकड़ी हुई थी। और उसके बाद जब वो ठीक हुए तो वहां पर उन्होंने अभी डॉक्टर ने उनको ये सलाह दी है कि इनकी आपकी मदर की जो शुगर है वो 7 और 8 के बीच में रखिए इनकी एज के हिसाब से। ये भी बड़े एक्सपेरिमेंटेड है। या दूसरी ये कल अभी डॉक्टर ने बात की थी कि गोलियों के ऊपर नहीं, आप अपने जीना है तो खाना के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन आज की जो मैं ये मतलब ड्यू रिस्पेक्ट एलोपैथी की मैं कहता हूँ, लेकिन उनका जो आज का जो स्लोगन चल रहा है वो ये है कि आप ग्रोसरी कम खरीदो, गोलियां ज्यादा खरीदो। पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मैं जो 25 गोली खाता हूँ दिन में, तो 30 गोली दिन में खा रहा है। उनका यही बात है कि जो फार्मास्यूटिकल, अभी डॉक्टरों का उसमें डॉक्टरों को भी बांध दिया गया है, कंज्यूमर एक्ट के अंदर आ गए हैं कि आप इतनी जो है दवाई इतनी लिखनी है। एक पेशेंट मेरे पास आया, कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम 70 के ऊपर हो गए तो मुझे एंटी कोलेस्ट्रॉल जो है तुम्हें दवाई लिख के देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में है, क्योंकि तुमने पेशेंट का ध्यान नहीं किया। हालांकि उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक था, कहता है मैं ठीक है आप लिख दो, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, आप अपनी नौकरी बचाओ। ये फार्मास्यूटिकल जो है और जो आपके पॉलिटिशियन है, दोनों हैंड्स इन ग्लव्स हैं। किसी तरह से पैसा लूटना है, जेब से निकालो। खासकर ओल्ड एज जो है, जो कहते हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, अरे पेंशन क्यों दे रहे हैं, उनकी खेच लो पेंशन। और उसका तरीका इनके पास एक यही है कि इनको गोलियां खूब खिलाओ। सो आप बिल्कुल सही चल रहे हो, अपने आप को मॉनिटर करो, आप अपने शरीर के खुद मालिक हो, और आप उस मालिक होने के अधिकार से आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से खाओ, जो गोली अच्छी लगती खाओ, जो नहीं लगती मत खाओ। और आपके अगर डायबिटीज जो है वो 5 से ऊपर 7-8 के बीच में चल रही तो बिल्कुल ठीक है। 50 साल पहले जब मैंने डॉक्टरी की थी तो यही रेशो नॉर्मल होती थी, आज उन्होंने उसको 4.5-5 पे ला दिया। ब्लड प्रेशर जो था हमारे टाइम में 150/80 बिल्कुल ठीक होता था, लेकिन आज उन्होंने 120 और 80 पे ला दिया, या 60-70 पे कर दिया। अरे एज भी तो देखो ना, हर एक की एज के हिसाब से होना चाहिए सारा कुछ। नहीं, अब मैं चीनी भी खाती हूँ, मैं चावल भी कभी कभी खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। वो कभी कभी चीटिंग करो, लेकिन हमेशा ना, अपने से प्यार करते हो तो इन चीजों को दूर रखो। ऐसा नहीं बताया चीनी मत बहुत नहीं खाते, चाय में डालने बहुत नहीं खाते, चाय में अगर अनफॉर्चुनेट शहद मिलता है तो वो थोड़ा सा डाल लो आप चाय में, यू लव इट। अनफॉर्चुनेट जैसे गर्मियों में जो है 2 चम्मच या 1 चम्मच शहद का डाल के एक गिलास जो है आप ड्रिंक बना के रखो, यू विल एंजॉय इट। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ सवाल हो तो? किसी का कोई कमेंट, कोई सवाल? वेरी गुड नॉलेज।
भाई साहब, It was beneficial. गई साहब ने ज्वाइन किया। सरण गई जो है यहाँ हमारे ब्रैम्पटन में है, ये बहुत बड़े वे भी कवि हैं और राजस्थान से हैं, प्रोफेसर हैं यहाँ पे, और इनके ऊपर जो है वो पीएचडी स्टूडेंट कर रहे हैं इनके ऊपर, इनकी किताबों के ऊपर नहीं, इनके ऊपर इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें कैसे लिखी। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम आज भाई साहब फर्स्ट टाइम आए हैं, तो भाई साहब अपनी इंट्रोडक्शन जरा खुद मुंह मिठू बनिए प्लीज। वेलकम गई साहब। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं अपना इंट्रोडक्शन किए देंगे तो दे ही देता गुरुदेव जी ने, वो नहीं काफी। अपने शेर नाल दियो ना, अपने किसी शेर नाल, अपने किसी उससे ना ओदे नाल दियो अपनी इंट्रोडक्शन, वधिया जी। मजा आ जाएगा। अगली बार जाएंगे। आपने उत्ते कभी लिखा ही नहीं। कोई भी शेर लिख दो, कोई भी शेर बोल दो। साथ अभी आपकी बीवी बैठी हुई है, आप बीवी के ऊपर बड़ी अच्छी कविता बोलते होते हो, वही सुना दो। देखना, मैं तो सिर्फ देखण सुनन वास्ते आया था। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है जिथे ਤੁਹਾਡੀ इंट्रोडक्शन हो रही है। चलो आज और नहीं तो आप जब यहाँ पे आए हैं, कब से आए हैं, किस तरह से आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी में आपने चेयर बनाई अपनी, वो किस तरह से जरा लेटेस्ट, और आपने मीडिया में भी बड़ा तरफला क्या कहते हैं तहलका मचाया था अपने टाइम में, तो जरा। मैं 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ 12th ਮਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਨ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨਹਟਨ ਘੁੰਮਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਬਰਿਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣੇ ਸਿੱਖੇ, ਕੈਂਚੀ ਹੱਥ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਖੈਰ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, 2 ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਸਨ सबवे ਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੋਡ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ I was promoted to managing editor. I became in charge of that newspaper, Asia Observer. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੁਡੇ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਭਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ। और तब मेरा ऑफिस से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क। और फिर उसके बाद करीब साल भर बाद मैं ज्वाइन किया इंडिया पोस्ट अखबार। तो वो तैयार होंदा सी सैन फ्रांसिस्को और डिस्ट्रीब्यूटर न्यूयॉर्क विच भी होंदा सी। आई वाज द सेकंड इन चार्ज ऑफ दैट न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद मैं चीफ एडिटर बनया इंडिया पोस्ट का। ਤਾਂ तक करीब सानू 3 साल हो चुके सन अमेरिका च। और कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए कि लगा कि यार इट्स राइट टाइम टू गो बैक टू कनाडा।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਸਰਨ ਗੋ ਹੈਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਬੜੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਐਡ ਦੇ $2,500 ਲੈਣਾ ਸਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ $80 ਸਨ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ ਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਓਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਮਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਮਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ। ਹੁਣ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਿਸਿਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਅਜਮੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮਹਾਕਾਵਿ ਗੀਤ, ਮੁਕਤੀ ਪਥ ਪ੍ਰੇਮ ਪਥ ਮਹਾਕਾਵਿ ਗੀਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 34 ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਕਲਨ ਅਗਰ बढ़ाओ तो बड़ा ईजी है, 20-25 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਓ और उन्हें एडिट करके छाप दो। लेकिन ਇਹਦੇ स्पैशलिटी ऐसी कि सब ਦੇ सब ने ਇੱਕੋ ਹੀ टॉपिक ਉੱਤੇ लिखना सी। टॉपिक ਇੱਕੋ ही सी कि सुनो तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ, ये सुना दो एक बार। नहीं, ऐसे पूरा कहानी संग्रह दो चार लाइनें ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੱਟੇ ਮੀਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। रीटा सामने आ जाओ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 66 ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਪਨਿਆਸ 66 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਪਨਿਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸਲੀਮ ਜਾਵੇਦ 2 ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। I did 66 people in the world together। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ, ਹਾਂਜੀ
रीटा नु पूछ लेना सी। तो आपने ऑल ऑफ ए सडन एक दिन भाई साहब आपने हाँ एक जी। साल लगाया उसको टाइटल ढूंढने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और अब आप 1 साल तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नहीं, टाइटल बिल्कुल जी, अगले 10 साल तक जुड़ा रहूंगा। हाँ जी। और या सर एक टाइटल दसो, हाँ जी, टाइटल दसो ना फिर की हाँ रखो। ਉਹਦਾ टाइटल है एक एकम एक। बड़ा अजीब लगेगा कि एक ही चीज है। क्या बात है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸਾਂ। और ਹਰ कल ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ दुनिया पे। बहुत तो बढ़िया, एक एकम एक। बहुत बढ़िया सरन साहब, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी आपसे और हम बातें जानेंगे और पहचानेंगे एक दूसरे को। लेकिन अभी जैसे हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, तो जमील साहब आप 2 मिनट में अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद में एक बहुत बढ़िया जोक सुनाऊंगा आपको। मेरा बेटा हाँ जी, क्या क्या जमील साहब। जी सर, मुझे कहा है जी? जी जी जी, आपको, आपके साथ मुख्तार। जी सर, आवाज क्लियर नहीं है। मैं आपको पंजाबी के 2-4 शेर सुना देता हूँ। वेरी गुड। तो मेरा हिम्मत तो नहीं है ये सरन गई साहब के सामने, मैं उनको इतना तजर्बा है, उन्होंने इतनी कोई बात नहीं, हिम्मत करो, हिम्मत करो। हिम्मत मरदा मदद खुदा। और आप घबराइए मत, उनको उर्दू नहीं आती, इरशाद आती है, हिंदी के माहिर है। इरशाद। सारे घर दा सुख है ना, सारे घर दा सुख है ना, वाह पियो वेड़े दा रुख है ना, वाह सारे घर दा सुख है ना, पियो वेड़े दा रुख है ना, मैं ये कैद भी कट लांगा, मैं ये कैद भी कट लांगा, तेरा मतलब भूखे ना। क्या बात है। मैं ये कैद भी कट लांगा, तेरा मतलब भूखे ना, जिन्नू चन पे कहंदे ने, जिन्नू चन पे कहंदे ने, ये तेरा ही मुखे ना, नोट उबाल के ले आवा, नोट उबाल के ले आवा, तेरी दौलत भूखे ना, नोट उबाल के ले आवा, तेरी दौलत भूखे ना, वो हुण गल भी नहीं करदा। अच्छा, वो हुण गल भी नहीं करदा, ऐसे गल दा दुख है ना, वो हुण गल भी नहीं करदा, ऐसे गल दा दुख है ना, सारे घर दा सुख है ना, प्यो वेड़े दा रुख है ना। वेरी बहुत 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 उम्दा। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है आपकी। वापस डायबिटीज में आते हैं। डायबिटीज में योगा कहते हैं बहुत अच्छा है, योगा से बहुत फायदे होते हैं। तो एक हल्का सा योगा के ऊपर चुटकुला है कि एक अपने बच्चे को 16 साल 18 साल का था बच्चा, उसे जबरदस्ती पकड़ के घर वाले लेके जा रहे थे योगा सिखाने के लिए। लोग कहते क्यों भाई? कहते इसको बड़ी बुरी आदत पड़ गई है, बीड़ी पीता है बहुत, बीड़ी सिगरेट से उसके हाथ में बांध देते हैं तो भी ये पीता रहता है, तो तभी बड़ी मुश्किल से होता है। वो कहते अच्छा तो योगा में क्या होगा? कहते ये सुना है कि योगा से ध्यान बढ़ता है और वो शायद छोड़ देगा। तो योगा में ले गए और उसको कुछ दिन के बाद पूछा गया कि भाई कैसे इसका योगा से फर्क पड़ गया? कहता है योगा से तो ये हमारी और खराबी होगी। कहते क्या? पहले तो हाथ बांध देते थे तो नहीं पीता था,
अब इसकी लचक इतनी आ गई है कि ये पैर से भी सिगरेट पकड़ के पी लेते हैं। पैर से। सो योगा करिए, घबराइए मत कि, लेकिन देखिए लचक आ जाएगी आपको, और डांस करने में, गाना गाने में, और किस तरह के काम करने में, छोटी मोटी खेती बाड़ी करने में मजा आएगा। सो योगा भी करिए। योगा के मेरा ख्याल है कि हम लास्ट बीच बीच में जब भी हमारा ये आएगा सेशन, तो उसमें बताएंगे 3-4 जो मैंने देखे, बिल्कुल पर्टिकुलर जो है योगा के आसन 3-4 जो है, उसमें से 1 या 2 भी आप करिए तो आपके डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। तो मीना जी, आप आज आपको हमने बोले नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज सुनने का काम किया मैंने, बहुत अच्छा लगा है। आप इतना अच्छा बताते हैं बातें, की नॉलेज की बातें होती हैं आपकी, तो अच्छा लगता है सुनना, बहुत खुशी हुई। और इतने अजीम दोनों शायर हमारे साथ जुड़े हैं आपकी बदौलत, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे देखते हैं, महफिलें जमाएंगे, खूब रौनक लगेगी ना, तब हम आपको बोले नहीं देंगे सर, हम महफिल जमा के रखेंगे। देखिए आज आपने सुना है तो फिर सुनने में कितना मजा आता है, सुनने में कितना आनंद है। तो ठीक है ना, जो कहते हैं ना कि बीवियां ज्यादा बोलती हैं, मर्दों को सुनने में बड़ा आनंद आता है। बीवी का तो बोलेगा संगीत है, कानों में आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, बीवियां बोलती हैं, संगीत है। अरे उनकी भाषा में संगीत, वही कहते हैं ना कि रस बोलती हैं, काम की बातें बोलती हैं, तभी संगीत लगता है, फजूल की बातें नहीं बोलती। इसीलिए बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वो हमेशा काम की बात करती हैं और बिल्कुल सही बोलती हैं, जो भी कहती हैं बीवियां हमेशा ठीक होती हैं। ओके, women are always right। ठीक है जी। So thank you so much everyone for joining, and आप इसी तरह जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, बताइए, और अच्छे स्पीकर्स आते रहेंगे। हम एक दूसरे के साथ नॉलेज भी, उनसे नॉलेज तो लेंगे ही, हम एक दूसरे की भी नॉलेज, इतने एक्सपीरियंस है सब लोग लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को हम नए को जानते हैं तो बहुत खुशी होती है, आप लोग आते हैं और लोगों के बीच में। तो प्लीज स्प्रेड द अराउंड एंड tell your friends and relatives to join the Moksha Senior Club. Okay. Meeta ji, once again, happy birthday. Thank you. Stay blessed. Thank you so much. Thank you. Stay blessed and enjoy virtual cakes. Yes. Thank you everyone. Thank you for joining. Thank you. मिलते हैं next Thursday. Bye. Take care. Okay. Bye.